शिमला की उस ठंडी रात में, जब बादल पहाड़ियों से बातें कर रहे थे और हवा हर दरवाजे की दरार में से अजीब सी सरगोशियां कर रही थीं, डॉक्टर अर्जुन सिन्हा को एक फोन कॉल मिला। वो कॉल कोई आम कॉल नहीं थी, और न ही ये रात। अर्जुन एक फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट था। उसका दिमाग तर्क में डूबा रहता था और दिल भावनाओं से कोसों दूर। पुलिस अक्सर उसे बुलाती थी ऐसे केसों में जहां मौतें सवाल छोड़ती थीं और जवाब कहीं नहीं मिलते थे। और आज का केस ठीक वैसा ही था। कॉल के कुछ ही मिनटों बाद वो पुलिस स्टेशन पहुंचा। केस की फाइल सामने थी। आनंद वर्मा, उम्र 32, एक स्थानीय व्यापारी। मौत अपने आप में रहस्य थी, लेकिन लाश की हालत ने इस केस को और डरावना बना दिया था। उसका चेहरा पूरी तरह झुलसा हुआ था, जैसे आग ने उसे निगल लिया हो। मगर हैरानी की बात यह थी कि शरीर पर कहीं आग का कोई निशान नहीं था। दिल फट चुका था, पर ना कोई जहर, ना कोई चोट, जैसे किसी ने सिर्फ उसकी आत्मा को नोच डाला हो। अर्जुन ने रिपोर्ट को एक बार फिर पढ़ा और फिर कहा, मुझे वो जगह देखनी है। रात का पहर गहरा चुका था जब वो और एक पुलिस अफसर कुफरी की पहाड़ियों पर बने उस सुनसान गेस्ट हाउस पहुंचे। वो जगह वीरान थी, लेकिन वहां की हवा में एक बेचैनी थी, जैसे दीवारों ने कुछ ऐसा देख लिया हो जो इंसानी आंखों के लिए नहीं था। गेस्ट हाउस के अंदर कदम रखते ही अर्जुन ने महसूस किया कि वहां सिर्फ सन्नाटा नहीं था, वहां एक अनकहा डर भी था जो दीवारों में समा गया था। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसकी नजर उस कमरे पर पड़ी जिसके बारे में फाइल में जिक्र था। कमरा बंद नहीं था, दरवाजा आधा खुला हुआ था, जैसे कोई उसे खुला छोड़ गया हो या कोई अब भी अंदर हो। कमरे में घुसते ही अर्जुन की आंखें उस टूटे आईने पर टिक गईं जो सामने की दीवार पर था। आईना जो कई टुकड़ों में बंटा हुआ था, लेकिन हर टुकड़े में एक ही चेहरा दिख रहा था, एक औरत का चेहरा। चेहरा बहुत सुंदर था, लेकिन उस सुंदरता में कोई बेचैनी थी, जैसे वो मुस्कान सिर्फ बाहर की थी और भीतर एक गहरी चीख छुपी थी। अर्जुन ठिठक गया। वो जानता था कि ये कोई भ्रम हो सकता है। उसका दिमाग तर्क की बातें करता था, लेकिन उसका शरीर जैसे डर से जकड़ गया था। आईने के एक टुकड़े में वो चेहरा उसे घूर रहा था, और तभी हवा ने एक अलग ही रूप लिया। कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई, सांसें जैसे जमने लगीं, और उस सन्नाटे में एक धीमी, मीठी लेकिन डरावनी सी आवाज सुनाई दी। तुम देख सकते हो मुझे? अर्जुन ने पीछे देखा। कोई नहीं था, लेकिन वो आवाज फिर आई। बहुत कम लोग मुझे देख पाते हैं। उसकी सांसें तेज हो गईं, दिल धड़कने लगा, लेकिन वो रुका नहीं। उसने फिर आईने की ओर देखा। अब चेहरा और स्पष्ट था। वही आंखें, वही मुस्कान, वही अजनबीपन, और उस आईने के पीछे जैसे कुछ था, एक परछाई, एक धुंधली आकृति जो धीरे धीरे पास आ रही थी। मैं वही हूं जिसे लोग यक्षिणी कहते हैं। वो आवाज अब उसके कानों में नहीं, उसके भीतर गूंज रही थी। मैं कोई आत्मा नहीं, एक श्राप हूं। जो भी मेरे करीब आता है वो लौटता नहीं। कमरा अब धीरे धीरे घूमने लगा। अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे दीवारें पास आ रही हों। आवाजें तेज हो रही थीं, फुसफुसाहटें, चीखें, प्राचीन मंत्र और किसी के रेंगते कदम। फिर अचानक सन्नाटा। आईना अब खाली था, चेहरा गायब था, और तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अर्जुन ने झटके से पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था। वो भागकर कमरे से बाहर निकला। सीढ़ियां उतरते वक्त उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। उसके चेहरे पर पसीना था और दिमाग में सवाल। वापस थाने आकर उसने खुद को समेटा और अपनी डायरी में पहली लाइन लिखी, ये केस एक मौत की जांच नहीं, एक श्राप की दस्तक है। मैं नहीं जानता कि यक्षिणी एक वहम है, एक बीमारी, या कोई जिंदा हकीकत, लेकिन इतना तय है कि ये खेल अभी शुरू हुआ है। उधर उसी रात दूर एक नदी किनारे एक औरत अकेली बैठी थी। उसकी पायल की धीमी आवाज उस सन्नाटे को चीर रही थी। वो औरत जिसे लोग कभी मीरा कहकर पुकारते थे, अब बस एक कहानी बन चुकी थी, पर वो कहानी अब खुद को दोहराने वाली थी। उसने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाई, हर बार कोई आता है मुझे देखने, हर बार वो मरता है, पर इस बार शायद कोई समझेगा।
उसकी आंखों से एक आंसू गिरा और उसके साथ ही कहीं किसी और को एक झटका लगा। अर्जुन ने अचानक सीने में भारीपन महसूस किया, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, दूर से लेकिन भीतर से। कहानी की डोर बंध चुकी थी। अब देखना यह था कि अर्जुन उस डोर को कहां तक खींच पाएगा। तो ये थी यक्षिनी की कहानी का पहला पन्ना। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली डर तो अभी बाकी है। अगर आपको यह रहस्य, ये सन्नाटा और ये श्राप की दस्तक पसंद आई तो अगले एपिसोड के लिए तैयार रहिए। और हां, डर की दुनिया में दोबारा लौटने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल MSWFM, जहां कहानियां नहीं साए बोलते हैं।